नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और आज शो की शुरुआत पे ही हमारा फोकस रहेगा प्रधानमंत्री मोदी ने जो अनाउंसमेंट की है उस पर और उसके रिलेटेड इम्पैक्ट पर। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने इकोनॉमी को बूस्टर देने के लिए 20 लाख करोड़ का तगड़ा पैकेज अनाउंस किया है और पीएम ने एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कई बोल्ड डिसीजंस लिए हैं, कई बोल्ड रिफॉर्म की बात कही है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में खेती किसानों से जुड़े क्रांतिकारी बदलाव होंगे। किसान की किस्मत बदलने का उन्होंने भरोसा दिलाया है। देश को आत्मनिर्भर बनाने की उन्होंने बात कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि घरेलू इंडस्ट्री को यहाँ से और प्रोत्साहन मिले, इसके लिए भी कई इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। लोकल को लेकर वोकल रहने के लिए उनका जो फॉर्मूला है, अगर वो कामयाब हुआ तो ये देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही खास रहेगा। खासकर रोजगार बढ़ाने वाले सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, एमएसएमई में जोरदार हलचल देखने को मिलेगी। लेकिन सरकार के इस पैकेज का एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर बाकी कमोडिटीज पर कितना असर होगा, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सीएनबीसी टीवी 18 में कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता भी है, एनसीएमएल के एमडी और सीईओ सिराज चौधरी है, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता है, एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता है और मनी रीसेस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता बने हुए हैं। सभी मेहमानों का इस खास शो में स्वागत है। और शुरुआत सिराज जी आपसे करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका एक रिएक्शन लेना चाहते हैं। जो अनाउंसमेंट हुई है वो आप कैसे देखते हैं, क्या इम्पैक्ट देखते हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिहाज से? क्या ये काफी है या फिर और भी कुछ बदलाव की जरूरत है? नहीं, ये जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल अनाउंसमेंट किए हैं उससे काफ़ी लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं और मेरा ये मानना है कि इसमें कुछ चीज़ें जो कि शायद बहुत जल्दी करने में सक्षम हो गवर्नमेंट, उसमें एक जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कम है, फूड से ज़्यादा है। अभी जैसे कि पिछली बार जो मेजर्स अनाउंस किए गए थे उसमें जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में जो दिया जा रहा था ग्रेन्स 75-80% पॉपुलेशन को, मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ जो अलॉकेशन होगा वो शायद उस पॉलिसी को जिसमें वो डबल कर दिया गया था उसको 3 महीने या 6 महीने और बढ़ा दें, क्योंकि अभी रूरल माइग्रेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि शायद उस की ज़रूरत अब और बढ़ गई है। तो एक तो जो उस पैकेज से कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है फूड डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा जाएगा। मगर एग्रीकल्चर पे वापस आते एक जो चेंजेस स्टेट्स में हमें देखने को मिल रहे हैं, कुछ स्टेट्स ने अनाउंस करना शुरू कर दिए हैं अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट में, और उसके तहत मुझे लगता है कि जो सपोर्ट गवर्नमेंट को देना चाहिए वो वेल स्प्रेड आउट मार्केट यार्ड्स बजाय लिमिटेड मंडीज़ के। जैसे एक मेरा सजेशन ये होगा कि वेयर हाउसेज जो हैं रिकग्नाइज्ड वेयर हाउसेज, उनको मंडीज़ में की परमिशन दी जाए और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो हमारे पास बहुत से, खास करके सोशल डिस्टेंसिंग और आजकल के जो हालात हैं उनके चलते देखते हुए ये काफ़ी बड़ी सुविधा हो जाएगी किसान के लिए अपना माल को अपने करीब के किसी वेयर हाउस जो मंडी की तरह ऑपरेट कर रहा हो वहाँ तक लाने के लिए। इसके अतिरिक्त एक जो अगली फसल बोने का समय भी आ रहा है जल्दी और कुछ ही समय में बारिश हो जाएगी तो किसान को फिर से अपना खरीफ फसल बोने के लिए साधन और पैसे की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए भी अगर कुछ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो, डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो, उसका बेनिफिट मिले फार्मर को, तो उसका जो अभी एक नर्वसनेस है वो दूर होगी। वैसे इंपोर्ट और जो लोकल सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें ज़्यादातर खाद्य पदार्थों में हमारी सेल्फ सफिशेंसी है, एक्सेप्ट कि एडिबल ऑयल, खाद्य तेल जो है जो हम बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। मेरा ये मानना है कि इसको भी अगर हमें कम करना है और शायद एक ज़रूरत ना सिर्फ इंपोर्ट कम करने की बल्कि अपने लोकल इंडस्ट्री को और लोकल अपने किसान को बढ़ावा देने के लिए शायद एक एडिबल ऑयल मिशन फिर से लाने की ज़रूरत होगी, और जिससे कि हम कुछ जगह जहां हमें शायद क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की भी ज़रूरत है उसमें, जैसे नॉर्थ इंडिया में पैडी को अगर डाइवर्ट करना है तो ऑयल सीड और पल्सेस को बढ़ावा देने उसके लिए भी फंड या पैकेज डाइवर्ट किया जा सकता है। तो ये अभी डिटेल्स आना बाकी हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि किधर पैसा जाता है, मगर ये कुछ टॉप ऑफ द माइंड जो थॉट्स हैं जो आज के हिसाब से ज़रूरी भी हैं और देश के लिए और प्रधानमंत्री की कही गई बातों से मिलते भी हैं, ये मेरे विचार हैं।
फंड्स यहाँ पर या स्कीम्स की जा सकती हैं, और ऑफ कोर्स हम डिटेल्स का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं इस पैकेज को लेकर। आपने मंडीज की बात करी, आपने रूरल माइग्रेशन, फूड, जो फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी भी बात करी, लेकिन प्रधानमंत्री ने कल यहाँ पर सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करने की बात की। उन्होंने ये भी कहा कि ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो, सभी को इस वक्त यहाँ पर मदद की जरूरत है। तो सभी सेक्टर्स यहाँ पर कवर करने की बात की गई है। आपको क्या लगता है टॉप ऑफ द हेड इस वक्त जो 2-3 चीजें हैं जहां पर पीएम इमीडिएटली नजर डालेंगे, वो क्या होंगी? आपने जैसे कहा डायरेक्ट बेनिफिट है, मॉनसून को लेकर किसान को हैंड होल्डिंग भी यहां पर चाहिए होगी, लेकिन सप्लाई चेन और मेक इन इंडिया जो दो चीजें पीएम ने काफी स्ट्रेस किया है जिनके ऊपर, उसको आप एग्रीकल्चर के हिसाब से कैसे देखते हैं? सप्लाई चेन के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि अगर जो बड़े बायर्स हैं या बड़ी कंपनी हैं वो डायरेक्ट फार्मर से ख़रीद सकें, उसके लिए जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए है, तो उसके लिए गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है तो ज़्यादा कंपनीज और ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर जो है वो जाके फार्मर से कनेक्ट हो सकता है, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे वो वेयर हाउसिंग ग्रिड बनाने की बात हुई थी या ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई थी या लार्ज बल्क स्टोरेजेस की बात हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और जैसे कि अभी कहीं से बात हो रही है कि जितना रूरल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात आती है, जी सिराज, जहां तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात आती है, हमने देखा है कि वो एक चीज है जो बहुत समय से यहाँ पर लैग करी है। आपको लगता है कि राइट नाउ जिस तरह का सिनेरियो है वो शायद एक एक्सक्यूज है कि हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर पुश इन कर सकें, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को यहाँ पर इंसेंटिवाइज करें, उसके लिए आप क्या कदम उठता हुआ देखते हैं? एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत दिनों से इन चीज़ों पे नॉट कि प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड नहीं था, मगर उसमें इतनी बाधाएं थीं और इतने कानूनी दांवपेच थे जिनकी वजह से प्राइवेट सेक्टर और सरकार भी अक्सर चाहते हुए, क्योंकि ये एग्रीकल्चर ऐसा एक पॉलिटिकल मामला है कि इसमें बहुत सोच समझ के कदम उठाने पड़ते हैं, मगर आज जो स्थिति बन गई है उसमें गवर्नमेंट, और हमने जैसे देखा है कि कुछ राज्य सरकारों ने बहुत बहादुरी से कदम उठाए हैं, और अगर ऐसा ही माहौल रहा तो प्राइवेट सेक्टर को इनकरेजमेंट मिलेगा और उसके साथ अगर कुछ इंसेंटिव्स जुड़ जाएं तो ये काम ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज की स्थिति में प्राइवेट सेक्टर के भी रिसोर्सेज काफ़ी सप्रेस्ड हैं और उनको नए इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो कि जिनका पेबैक थोड़ा लंबा होता है। तो उसमें सरकारों को प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने की ज़रूरत है, जो वो अपनी पॉलिसी से कर सकते हैं, मगर फंडिंग जो है वो अपने बैंक्स के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के कुछ इधर अगर नियम इस पे लागू करके तो वो इनकरेज कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को ज़रा जल्दी कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि फूड के लिए इंडिया ज़्यादातर अपनी ज़रूरत का सारा खाना खुद बनाता है, बल्कि इंडिया एक नेट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कंट्री है, तो इसलिए उसमें शायद लोकल जो हम कर सकते हैं वो अपना एडिबल ऑयल कंजम्पशन को ही यहाँ पे, प्रोडक्शन को यहाँ बढ़ा सकते हैं। जी, शुक्रिया सिराज जी। तो कई और इनिशिएटिव्स हैं जो कि लिए जा सकते हैं। हालांकि सरकार की ओर साल फिलहाल में जो भी कमेंट्स हैं उसमें ये कहा है कि मौजूदा स्थिति जो है फार्म सेक्टर की वो बेहतर है और करंट फिस्कल में ग्रोथ पर वो इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं। लेकिन बात फोकस करेंगे गोल्ड पर या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री पर। सुरेंद्र मेहता भी हमारे साथ बने हुए। सुरेंद्र जी नमस्कार। इनफैक्ट आपके व्यूज क्या है अगर ज्वेलरी सेक्टर की हम बात करें? गोल्ड के प्राइसेस इंडस्ट्री की डिमांड काफी सारी है, जब इम्पोर्ट ड्यूटी रिलेटेड हो, इंटरेस्ट लोन वेवर हो, आपके व्यूज क्या हैं और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? है तो कल जो सरकार ने अनाउंसमेंट की है उससे जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की भी एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ गई है। लेकिन सरकार ने साथ साथ में, जैसे कि प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट किया कि वो लोकल प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा एक डर का माहौल भी बना हुआ है, क्योंकि सोना पूरा का पूरा हिंदुस्तान में 99.9% सोना इंपोर्ट के जरिए आता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक मार्केट में एक थोड़ा सा फियर फैक्टर हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि शाम तक ये स्थिति क्लियर हो जाएगी, क्योंकि गोल्ड, जैसे आपने कहा था कि ये जो सेक्टर है इसमें 65 लाख कारीगर जुड़े हुए हैं और लगभग सपोर्ट स्टाफ को जोड़े तो ओवरऑल 1.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है ये सेक्टर, और जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है, लगभग 6 से 7% का हिस्सा इसमें जीडीपी का आता है। तो
गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर में सरकार ये जरूर कुछ कर सकती है, यदि लोकल को बढ़ावा देती है और इंपोर्ट आइटम को डिस्करेज करना है तो ड्यूटी बढ़ा सकती है या जीएसटी बढ़ा सकती है। लेकिन यदि सरकार ड्यूटी बढ़ाती है तो वापस स्मगलिंग जो है वो बढ़ती है, या सरकार का जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जो सरकार ने इश्यू किए हैं पिछले 5 सालों में उसके रिडम्पशन प्रेशर सरकार के ऊपर ही बढ़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई ड्यूटी बढ़ा सकती है। हाँ, जीएसटी के ऊपर जरूर सरकार कोई बढ़ोतरी कर सकती है थोड़ा सा इसको डिस्करेज करने के लिए, लेकिन साथ में एम्प्लॉयमेंट को सरकार बिल्कुल देखती रहेगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट आज की तारीख में बहुत ही जरूरी है। तो ये सेक्टर दूसरा, इस सेक्टर में सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि भले ही सारी इंडस्ट्री शुरू हो जाए, ये सेक्टर जल्दी शुरू नहीं हो सकता। आप किसी भी शॉप को चालू करना, शुरू करना लॉकडाउन के बाद ये पॉसिबल नहीं है। मास्क लगा के कस्टमर आ रहा है कि लुटेरे आ रहे हैं ये पता ही नहीं चलता। तो इतना आसान नहीं है। यदि दूसरे सेक्टर 50% काम कर पाएंगे तो ये सेक्टर 25% भी काम नहीं कर पाएगा। यानी कि यहाँ पर दबाव बना रह सकेगा। लेकिन आपको आगे जाके क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि इंडस्ट्री की शुरुआत यहाँ पर काफी धीमी रहने की उम्मीद है, और सुरेंद्र जी क्योंकि ये जो महीने हैं अंटिल शायद अक्टूबर, सोने में बहुत खरीदारी भी नहीं आती, शादियों का सीजन भी खत्म हो चला है और जो नए फेस्टिवल्स हैं वो अक्टूबर से यहाँ पर आना शुरू होंगे, तो क्लियरली तब तक मांग थोड़ी सी कमजोर रहती है, बुआई का सीजन भी यहाँ पर आ जाता है। तो डबल मार्क क्लियरली यहाँ पर सेक्टर के लिए है। और जैसे आपने इतने सारे चीजें गिनवाई कि यहाँ पर ड्यूटी और जीएसटी शायद बढ़ सकता है, तो क्लियरली वो थोड़ा सा और प्रेशर ही यहां पर क्रिएट करता हुआ नजर आएगा इस सेक्टर के ऊपर। आगे जाके फिर सेक्टर के बारे में आपको क्या लगता है, सरकार की तरफ से क्या हो सकता है? वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव फिलहाल यहां पर नहीं लगता, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक और फैक्टर है जो वो भी मैं बताना चाहता हूं। जैसे जैसे सरकार स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट करेगी तो फिस्कल डेफिसिट के ऊपर प्रेशर आएगा, तो रुपी के ऊपर प्रेशर आएगा, और यदि रुपी डेप्रिशिएट होता है तो सोने के दाम और बढ़ते हैं। तो ये और एक नेगेटिव फैक्टर इंडस्ट्री के लिए होगा। यदि मेरे हिसाब से पिछले साल के मुकाबले इस साल मुझे सिर्फ 30% ही सेल होने की उम्मीद लगती है इस सेक्टर में, और इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पर सरकार को एक विशेष राहत पैकेज देने की जरूरत है। इस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट को यदि बरकरार रखना है, और जो छोटे तबके के कारीगर हैं उनको यदि ध्यान में रखना है, हमें इंटरेस्ट वेवर चाहिएगा, हमें जितना हो सके स्टिमुलस पैकेज हमें दिया जाए, वो इस इंडस्ट्री के लिए बेहतर होगा। शुक्रिया सुरेंद्र जी अपने व्यूज देने के लिए जेमसन ज्वेलरी इंडस्ट्री पर। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। जयप्रकाश गुप्ता और अनुज गुप्ता हमारे साथ बने हुए, उनसे लेंगे स्ट्रैटेजीज, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बाजार में जब भी तेजी या मंदी होती है तो उसके साथ साथ फंड्स में या शेयर्स में भी तेजी या मंदी होती है। इसको मापते हैं बीटा से, यानी अगर किसी स्टॉक का बीटा अधिक है तो बाजार की गिरावट से ज्यादा गिरावट उसमें आएगी। अगर किसी स्टॉक का या किसी फंड का बीटा कम है तो उसमें कम गिरावट आएगी। इंडेक्स फंड में निवेश करने पर अमूमन आपको दूसरे फंड्स के मुकाबले या सीधे शेयरों में निवेश करने के मुकाबले कम उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि इंडेक्स फंड इकोनॉमी के हर एक सेक्टर पे दाव लगाते हैं, हर एक सेक्टर पे निवेश करते हैं। इस वजह से इंडेक्स में जो उतार चढ़ाव आता है वो दूसरे फंड्स के मुकाबले में कहीं कम आता है। दूसरी बात, चूंकि इंडेक्स फंड हर एक सेक्टर पे पैसे लगाते हैं, हर एक उभरते हुए सेक्टर के महत्व के बढ़ने के साथ साथ वहां पे अपना एक्सपोजर बढ़ाते हैं, इंडेक्स में नए शेयरों को शामिल करते हैं, जिन सेक्टर में कुछ नहीं हो रहा उनको बाहर करते हैं। इसलिए आप कोई भी मौका चूकते नहीं हैं। किसी भी सेक्टर में तेजी या मंदी होती है वो इंडेक्स में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जहां भी तेजी हो रही होगी, जहां पे ज्यादा मुनाफा आ रहा होगा, उस सेक्टर के स्टॉक अपने आप इंडेक्स में शामिल होते जाएंगे या उनका वजन बढ़ता जाएगा। तो इंडेक्स फंड आपके लिए बाजार की तेजी को सबसे बेहतरीन तरीके से उसका फायदा उठाने का मौका देते हैं। अगर आप इंतजार कर रहे थे बाजार में एंट्री लेने के लिए तो ETF और इंडेक्स फंड में निवेश का यही है मौका।